नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 10 एवं 12 का एग्जामिनेशन 2 चरणों में लिया जाएगा। उसका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 चरणों में होगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्मिनल की शुरुआत जो है, फर्स्ट टर्म की शुरुआत 1 से 15 दिसंबर के बीच होना है, ठीक है। और इसके लिए जैक ने क्या किया है, 5 मॉडल सेट जारी किया है क्लास 10 और 12 के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का मैथ और साइंस का एनालिसिस जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग MCQ का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इस चैनल में क्लास 12 का मैथ का भी एनालिसिस जानेंगे, ठीक है। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 10 का सबसे पहले मैथ का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में क्लास 12 का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्लास 10 का सबसे पहले मॉडल सेट 1 मैथ का एनालिसिस करते हैं, इसका सॉल्यूशन जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस तरह आपको वेबसाइट में मिल जाएगा जैक का इसका मॉडल सेट, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स, ठीक है। और 10 नंबर फिर इंटरनल असाइनमेंट का होगा, मतलब फर्स्ट टर्मिनल 50 मार्क्स का होने वाला है, फिर इसी तरह सेकेंड टर्मिनल 50 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए मैथ का हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। अभी तक हमको जहाँ तक हम एनालिसिस किए 5 सेट का, तो हमको देखने से पता चला कि 1 to 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से पूछा गया है, ठीक है, रियल नंबर से। उसके बाद 5 to 7 बहुपद यानी पॉलिनोमियल से पूछा गया है, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 2 से। फिर चैप्टर 3 में 8 to 13 यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 चैप्टर 3 से पूछा गया है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 20 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जो चैप्टर 4 में है NCERT में। फिर उसी तरह 21 to 24 चैप्टर नंबर 5 से यानी समांतर श्रेणी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा गया है। फिर चैप्टर 6 में त्रिभुज यानी ट्राइंगल से पूछा गया है 25 to 31 नंबर में, ठीक है, ट्राइंगल से, ओके। फिर 32 to 35 नंबर में सर्किल यानी वृत्त चैप्टर से पूछा गया है। देखिए यहाँ हम इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको आराम से समझ सके, ठीक है। और हम बताएंगे तो फिर दोनों बताएंगे, इंग्लिश से भी और हिंदी मीडियम से भी, ठीक है। और 36 to 40 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछा गया, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक का यहाँ वेटेज दिया गया आपको, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, इससे आपको समझ आएगा कि वास्तव में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड है, बहुत इजी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है।
देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना। 120 को क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है, 120 को, ठीक है। तो 120 को हम लिख सकते हैं, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 और 3 5 जा 15, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, यानी 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 120 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तीय 9 दिया गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है HCF किसका, 306 का और 657 का, कितना दे रखा है, 9। आपसे पूछा है एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम 306 और 657 इसका एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एंड बाय HCF, ठीक है। इसको क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 2 3 3 8 होगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला जानते हैं अगला क्वेश्चन बोला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 15 और 25 का HCF फाइंड करें, यानी आपको निकालना है HCF किसका, 15 एंड 25 का, ठीक है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 एंड 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। अब हमें पता है कि HCF क्या होता है, कॉमन नंबर्स का हाईएस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का हाईएस्ट नहीं, सॉरी, लोवेस्ट पावर का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है और यहाँ क्या है, 5 का पावर क्या है, 5 का पावर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों में 5 कॉमन है और 5 का जो सबसे लोवेस्ट पावर है उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 5 का लोवेस्ट पावर 5 का पावर 1 है, मतलब HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, ठीक है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यानी कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, तो उसके अगर हम गुणनखंड को यानी उसके फैक्टर्स के ऑर्डर को बदल देंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम 60 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 60 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, ये होगा। अब क्या हम इसको नहीं लिख सकते, 3 को यहाँ लिख सकते हैं, यानी इसका ऑर्डर बदल दिए। देखिए 3 यहाँ पे तीसरा में है तो हम 3 को पहले ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक वैल्यू आएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल। यानी आप इसके ऑर्डर को बदल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऑर्डर को क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स यहाँ आ रहे हैं उसके ऑर्डर को आप बदल दोगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है। देखिए अद्वितीय, सॉरी, यूनिक लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अद्वितीय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 एंड गुणनफल 1/3 है ना।
आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, ठीक है, और उसका गुणनफल शून्यकों का मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/3। तो बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, या द्विघात बहुपद क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। अब चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम, तो क्या होगा 3x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3√2x प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हालांकि हम प्रॉपर तरीक़ा से सॉल्व नहीं किए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको आंसर बता दे रहे हैं, है ना, कि इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें तो बराबर 0, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ये ऑप्शन नंबर में है आपका सी में, सॉरी सी नहीं, आपका बी में, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अगर इसका 2 जीरो, एक अल्फ़ा है और एक क्या है बीटा है, अल्फ़ा है और अल्फ़ा बीटा, इसका 2 जीरोज है मतलब 2 शून्यक है, ठीक है। तो बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरो क्या होगा। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, ठीक है, -b/a मतलब x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, है ना, x का कोफिशिएंट b होगा, उसका नेगेटिव बाई a का कोफिशिएंट, ठीक है, सॉरी x² का कोफिशिएंट a, मतलब सीधा याद रखिए -b/a से क्या निकल जाएगा, जीरो का सम निकल जाएगा, ठीक है, जीरो का सम निकल जाएगा, मतलब सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग निकल जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए कोई पॉलिनोमियल px है, उसका ग्राफ दिया गया है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो देखिए शून्यकों की संख्या, जब ग्राफ जो है जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ मान लीजिए x एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब जो भी px दिया रहेगा उसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट एक भी पॉइंट पर नहीं कर रहा है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया चैप्टर 2 से रिलेटेड, ठीक है, यानी 7 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म। अब 8 नंबर से स्टार्टिंग होता है चैप्टर 3 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्टिंग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। देन A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और एक दिया है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है ना, तो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ वो उसके द्वारा जो उसमें कितना सॉल्यूशन होगा या कितना हल होगा, ठीक है, ये पूछ दिया। यानी ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी जब A1 बाय A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय B2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो, C1 बाय C2 हो। तो हम जानते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। एक दूसरे के क्या बनेगा, पैरेलल। और चूंकि ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इसका मतलब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कोई हल नहीं होगा मतलब ऑप्शन नंबर कितना, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या करेगी, समपाती है, प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगा, लंबवत होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी, मतलब ये दोनों से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि एक दूसरे के कोइंसाइड होगा, मतलब समपाती होगा, कि एक दूसरे के पैरेलल बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल बनेगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ बता देते हैं मिटा करके तीनों के लिए कंडीशन, ठीक है, कि जब A1 बाय A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी हल की संख्या यूनिक होगी, है ना, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अगर A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 हो तो इस केस में ग्राफ क्या करेगा, दोनों लाइन का ग्राफ एक ही लाइन पर बनेगा, मतलब एक दूसरे के समपाती होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, ठीक है। और इस केस में चूंकि प्रत्येक पॉइंट पर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन कह सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। और तीसरा केस आता है इसमें, तीसरा केस जब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इस केस में ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी, नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 में वही बोला है कि 2 इक्वेशन दिया है, इसमें ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे कि प्रतिच्छेद करेगा कि पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखते हैं A1 बाय A2 निकालते हैं, मतलब 2 बाय 3
और ये क्या होगा -3/4 क्या है b1/b2। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2, और इसलिए इसमें क्या करेगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा c6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा, यानी इनफाइनाइट हल होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में दो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, cx माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक दिया हुआ है 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। बोला है c का ऐसा हम लोग क्या वैल्यू रखें, c का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, मतलब अनगिनत होगा। ठीक है, तो अनंत के लिए यानी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या, c1/c2। देखते करके, तो ये क्या होगा, c/6 होगा, c/6 b1/b2 मतलब -1/-2 होगा, और c1/c2 का मतलब ये लिख सकते हैं -2/-4। अगर हम 2 को इधर ले आए, वैसे प्लस भी ले सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या c माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2c इक्वल टू 6, दैट मीन्स c इक्वल टू 6/2 मतलब 3 होगा। ऑप्शन 3 होना चाहिए कहीं पे, जी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। ठीक है, क्या पूछ दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक तो इसमें ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, ठीक है, या तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए दोनों को घटा सकते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, या जोड़ सकते हैं, ये 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 10/2 यानी 2 5 जा 10, मतलब x निकल जाएगा 5। जब x 5 निकल गया तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं तो y निकल जाएगा 4, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इसका जो हल होगा वो 5,4 होगा। 5,4 कहीं होगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, या ऑप्शन से पुट करके भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 5 अगर यहाँ पुट करते हैं, 4 अगर पुट करते हैं तो 5 और 4 9 हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 5 और 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जानते हैं हम लोग, सॉरी शायद क्वेश्चन नंबर 11 12 छूट गया, माफ़ कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 13 का बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 का यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 4 है। देखिए इस इक्वेशन का हल पूछा है, तो इस इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है, उतना सॉल्व करके देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में पहला बोला है x 2 है और y कितना है, -1 है। हम यहाँ x की जगह 2, y की जगह -1 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है, और यहाँ माइनस रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 2 और 1 2 2 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इस इक्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ पे अगर हम -1 रख देते हैं तो यहाँ -2 आ जाएगा, 6 में -2 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है ना, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असंगत। उसको क्या कहते हैं? असंगत, है ना, यानी इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। असंगत रैखिक युग्म का पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ठीक है। 13 का दोस्तों यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही। 14 में आता है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है x माइनस 3x² - 7। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो हमें लग रहा है ये नहीं है, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², ये -3x, x² - 7 ये कट जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है ना। तो ये आ जाएगा आपका x² 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले जान लीजिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x² जो है आपका x² यहाँ है ही नहीं, ठीक है, मतलब x² क्या आ जा रहा है? कट जा रहा है, x² यहाँ पे नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। अगला ऑप्शन क्या है? x + 1 का स्क्वायर = x² माइनस क्या है? 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² हो जाएगा x² - 5x, ठीक है। तो आपका देखिए x² यहाँ भी, मतलब a यहाँ पर भी 0 आ जा रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या बोला है? अगला है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ये में भी हो सकता है x² + 2ab + b², ये 2x, 3 × 2 = 6, x² कितना +7 = 0। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = 0। मतलब देखिए ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्या बोलता है कि यदि विविक्तर d इज ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से क्या है? ग्रेटर है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से ग्रेटर है, तो इसका मूल कितना होगा? मतलब रूट कैसा होगा, ठीक है। वास्तविक और भिन्न होगा, यानी रियल और डिस्टिंक्ट होगा, तो बिल्कुल, है ना, रियल और, यानी इसका जो रूट होगा जब भी d जो है ग्रेटर देन 0 हो, है ना, रूट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? रियल होता है, और डिस्टिंक्ट होगा मतलब अलग होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, d जब = जब 0 हो, है ना, तो दोनों रूट्स क्या होंगे? यानी दोनों मूल जो होंगे वो समान होंगे, सेम होंगे। और d जब <0 हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं निकलता, उसका इमेजिनरी रूट निकलता है, ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 11 में सीखिएगा, इमेजिनरी रूट निकालना है, ठीक है। इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा जब d क्या हो? <0, ठीक है। तो ये 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, यानी इसका जो भी रूट्स निकलेगा, इसका जो भी मूल निकलेगा, उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b² मतलब b क्या है? 1 है, 4 × a क्या है? 1 है, और c क्या है? -1 है। तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जा रहा है? माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, दैट मीन्स 5 और 1 6।
6 देखिए यहाँ पे d जो है ग्रेटर देन क्या है 0 है, 6 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका जो रूट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा यानी वास्तविक, एंड आपका डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न। और ऐसा कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसी में बोलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो मूल होगा वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, क्या बोला है क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल। हाँ, भिन्न मतलब अलग अलग, तो अलग अलग के लिए क्या होना चाहिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपका निकल जाएगा क्या चीज़, ये ऑप्शन नंबर ये कितना में है, ऑप्शन नंबर ये है आपका सी में, 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो इसका वास्तविक और आपका भिन्न मूल निकलेगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि इसका दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, रोको तो वीडियो जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तभी इसका वास्तविक और असमान मूल निकलेगा, यानी डिस्टिंक्ट और रियल रूट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना तक, 17 तक। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तर क्या होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पे, -1 है, -1 का स्क्वायर 4 इंटू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी कितना है 3 है, -1 का स्क्वायर 1 और -4 3 जा 12, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल रहा है, -11, ठीक है। और -11 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है ना। आपको एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का जो रूट है वो क्या है, इक्वल है, रूट क्या है, इक्वल है, तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि रूट कब इक्वल होता है, जब d क्या हो 0 के बराबर हो, क्या रूट तभी इक्वल होगा जब d क्या हो 0 के बराबर हो। और d निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और b क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए बराबर 1 और c इक्वल टू कितना k। तो -4 का स्क्वायर 16, 4k इक्वल टू 0, मतलब 4k इक्वल टू 16, सो k इक्वल टू कितना, k निकल जाएगा 4, ठीक है। और k इक्वल टू 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 आंसर, ठीक है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जल्दी एनालिसिस करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है, इसीलिए अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करिए, ठीक है, यानी रूट निकालना है। फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c बराबर 0 का क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है, रूट निकालना है, ठीक है। तो रूट आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या तो फिर
आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन को पुट करके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन अगर है, या इसको हम निकाल ही देते हैं, उसके बाद बताते हैं आप ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना क्या होगा, आपका आसानी होगा, समय बचाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x यहाँ कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, दैट मीन्स x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 निकल जाएगा और x इक्वल टू 3। मतलब जो इसका आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 या 3 हो सकता है, ठीक है। यानी इसका 2 रूट निकल गया, 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2 और 3 है, ठीक है।